हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके चैनल में डीटीएस क्लासेस में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आज हम अधिगम का मूल्यांकन जो हमारा पेपर है इसका हम आज नोट्स लेके आए हैं। और यहाँ पे आप प्रश्न भी देख पा रहे होंगे और साथ ही आंसर भी देख पा रहे होंगे जिसको मैं अभी कंप्लीट दिखाऊंगी। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। और बीएड की और भी नोट्स वगैरह पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगी, आप वहाँ से क्लिक करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो हम आंसर में लिखेंगे कि सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषा। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिखा गया है। दो विशेषताओं या दो चल राशियों के मध्य जो संबंध उत्पन्न होते हैं उसी को सहसंबंध कहते हैं। अगला पॉइंट, दो विशेषताओं या योग्यताओं के मध्य उत्पन्न होने वाले संबंध को माप का अर्थ यह ज्ञात करना होता है कि दो विशेषताएं एक दूसरे से किस सीमा तक संबंधित हैं या किस सीमा तक एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अगला पॉइंट, इससे स्पष्ट होता है कि सहसंबंध ज्ञात करने का उद्देश्य दो चल राशियों के मध्य उत्पन्न संबंध की मात्रा का वैज्ञानिक अनुमान लगाना होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सहसंबंध क्या है, कि अगर हमारे पास दो कोई मात्रा है उनके बीच हम क्या करते हैं, संबंध बताते हैं, अनुमान लगाते हैं कि वो एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं या कितना अलग है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सहसंबंध दो विशेषताओं के मध्य पाई जाने वाली पारस्परिक संबंध की प्रकृति को कहते हैं। पारस्परिक संबंध इस प्रकार होता है कि एक विशेषता में परिवर्तन बढ़ाव या घटाव होने पर दूसरी विशेषता में भी परिवर्तन घटाव या बढ़ाव हो जाए। यानी अगर हमारे पास जैसे दो चीज़ें हैं, अगर हम दो चीज़ों में से अगर एक में हम परिवर्तन कर रहे हैं या फिर उसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं या उसमें हम डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यही जो होती है यह सहसंबंध कहलाती है। बात कर लेते हैं परिभाषाओं की। तो पहली परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार, तो सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। और दूसरा है CH फर्ग्यूसन, सहसंबंध का उद्देश्य दो चल राशियों में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। तो दो यहाँ पे परिभाषाएं आपने देख ली। गिलफोर्ड में आपने एक चीज़ देखी होगी, सहसंबंध गुणांक। तो सहसंबंध गुणांक क्या होता है, इसके ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तीसरा है RC लेथरॉप, तो इसमें हम लिखेंगे इनका जो परिभाषा है कि सहसंबंध दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। तो तीन परिभाषाएं आई थिंक इनफ है, आप इसमें से दो भी करते हैं तब भी पर्याप्त होता है। अब बात करते हैं सहसंबंध की दिशाओं की। तो सहसंबंध की दिशाएं हमारा हेडिंग है, इसमें हम लिखेंगे कि सहसंबंध की प्रमुख दो दिशाएं हैं, पहली समान दिशा, दूसरी विपरीत दिशा। अब समान दिशा क्या है, तो इस दिशा में सहसंबंध उस दशा में होता है जब एक चर की मात्रा में बढ़ोतरी होती है तो उसके फलस्वरूप दूसरे चर की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। अगर एक चर की मात्रा घटती है तो दूसरे चर की मात्रा भी तदनुसार घटती है। समान दिशा वाले सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। यानी अगर हमारे पास दो मात्राएं हैं, दो चर राशियां हैं, अगर एक में हम एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, अगर एक को घटा रहे हैं तो दूसरी भी घटनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी विपरीत दिशा की। तो इस दिशा में सहसंबंध उस दिशा में होता है जब एक चर की मात्रा तदनुसार घटती है, या जब एक की मात्रा घटती है तो फलस्वरूप दूसरे चर की मात्रा बढ़ती है। अर्थात जब एक चर बढ़े दूसरा घटे या एक घटे तो दूसरा बढ़े, तो यह सहसंबंध में विपरीत दिशा होती है या विपरीत दिशा है। यानी ओवरऑल इनका यह कहना है कि अगर एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, अगर पहली बढ़ती है तो दूसरी घटेगी, अगर पहली घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज भी इजी है तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होने वाली है। बात करते हैं सहसंबंध के प्रकार की। तो सहसंबंध के प्रकारों को निम्नलिखित चार्टों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं मात्रात्मक सहसंबंध, गुणात्मक सहसंबंध।
तो प्रकार में है तो मात्रात्मक सहसंबंध में आप देख रहे होंगे ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सहसंबंध होते हैं। गुणात्मक सहसंबंध में आप देखेंगे तो रेखीय और वक्रात्मक सहसंबंध होते हैं। तो मात्रात्मक सहसंबंध के 3 प्रकार हैं और गुणात्मक में 2 प्रकार हैं। अब हम पांचों जो हैं वो देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो ऋणात्मक सहसंबंध क्या है? जब एक चर में बढ़ोतरी होने पर दूसरे चर की मात्रा में घटोत्तरी होती है, या एक चर में घटोत्तरी होने पर दूसरे चर की मात्रा में वृद्धि होती है, तो दोनों चरों के इस प्रकार के विपरीत संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। धनात्मक सहसंबंध क्या है? यदि एक चर के बढ़ने से दूसरे चर में भी वृद्धि होती है अथवा एक चर के घटने से दूसरे चर की मात्रा भी घटती है, तो दोनों चरों के संबंध में एक रूपता को ही धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। यह भी आपने देखा था पीछे, उसी तरह है। बात करते हैं शून्य सहसंबंध की। जब एक चर की वृद्धि या कमी दूसरे चर में कोई अंतर उत्पन्न न करे, अर्थात दोनों चरों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब इन दोनों चरों में शून्य सहसंबंध माना जाता है। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। ऋणात्मक में अगर 2 चीज़ें हैं, अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारा ए और एक बी है, अगर ए की मात्रा में घटोत्तरी होती तो बी में बढ़ोतरी होगी, अगर ए में बढ़ोतरी हो रही तो बी में घटोत्तरी होगी, तो ये ऋणात्मक है। अगर ए और बी, अगर ए के बढ़ने पर बी भी बढ़ते हैं, अगर ए के घटने पर बी भी घटता है, तो वो धनात्मक का एग्जाम्पल है। अगर ए के बढ़ने पर बी में कोई फर्क ना पड़े, या ए के घटने पर बी में कोई फर्क ना पड़े, या फिर बी के बढ़ने या घटने पर ए में कोई फर्क ना पड़े, तो ये जो संबंध होंगे ये शून्य संबंध होंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया। लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, लैंग्वेज कैसी लगी और आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो आप पीडीएफ लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ लिंक से पीडीएफ को। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं बाकी के 2 बचे सहसंबंध। तो अगला हमारा है रेखीय सहसंबंध। तो जब 2 ऐसे चरों के मध्य सहसंबंध पाया जाता है जिसमें निरंतरता पाई जाती है एवं जिसके मध्य होने वाले संबंध को एक सरल रेखा द्वारा व्यक्त किया जा सके, तो ऐसे सहसंबंध को रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। दूसरा है वक्रात्मक सहसंबंध। तो वह सहसंबंध है जिसमें एक विशेष सीमा तक 2 चरों में सहसंबंध धनात्मक होता है और इस सीमा के बाद सहसंबंध ऋणात्मक हो जाता है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। एक वक्र बनता है, यानी एक सीमा तक, यानी एक लिमिट तक वो क्या करता है, बढ़ता है। तो जो सहसंबंध धनात्मक था वही उस सीमा के बाद क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। जबकि रेखी वाले में ऐसा संबंध पाया जाता है कि एक वो उसे हम ग्राफी रूप से देखें तो एक सरल रेखा द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।